जन मन धन ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत। सुबह से ही तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री हमारे साथ एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता भी इस ई कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जिस तरीके से बजट को पेश किया गया, सत्ता पक्ष का कहना है कि ये ऐतिहासिक बजट है उस समय जब कोरोना से पूरी दुनिया, पूरा देश जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ वोट कमाने का बजट है। हमारे साथ अब अगले मेहमान जो जुड़ने जा रहे हैं वो पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जुड़ने जा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं ई कॉन्क्लेव में। प्रहलाद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कल बजट में पर्यटन बजट जो है लगभग उसमें 19% की कमी देखने को मिली है। 2500 करोड़ से 2026 करोड़ पर यह हो गया है और ये वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला माना जाता है। क्या आप निराश हैं? मुझे लगता है कि पहले आंकड़ों के बारे में देखना पड़ेगा कि कोरोना के बीच में जो रिवाइज एस्टिमेट मंत्रालय के गए थे वो इतने लगभग आधे पर पहुंच गए थे। मैं 1260 करोड़ के आसपास आदि में ये बजट आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 2026 करोड़ रुपए मिले हैं और सेक्टर्स बड़े तय हैं। मूल बात होती है कि जो स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स के बारे में हम क्या सोचते हैं। मैं प्रसाद और स्वदेश दर्शन, दो स्कीम्स पर्यटन मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, उनको यथावत रखते हुए एक नई वित्तीय प्रबंधन दिया है आइकनिक साइट्स पर। ये आइकनिक साइट्स की जो डेवलपमेंट की बात है, ये वास्तव में हम वर्ल्ड लेवल के हमारे जितने भी आइकनिक साइट्स हैं उनको डेवलप करने की बात करते हैं। उसको वित्त मंत्री जी ने जो अनुमति दी है, मैं पहले हृदय से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मैं हमेशा से मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता जब टूरिज्म पर उनका फोकस ना हो। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि टूरिज्म का जो सेक्टर है वो खाली टूरिज्म मिनिस्ट्री के बजट से नहीं चलता है। हमारे तमाम मिनिस्ट्रियां स्टेक होल्डर हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं डेस्टिनेशन की बात करूं या कनेक्टिविटी की बात करूं, तो जितने भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे बने हैं, आप देखिए वो टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ने वाले हैं। अगर आप रेलवे की बात करेंगे और उन्होंने अगर विस्टाडोम कोच की बात की है, शुरुआत वित्त मंत्रालय ने की थी एक कोच का प्रारंभ करके, लेकिन रेलवे ने उसको ले लिया और उसके बाद उन्होंने ये तय किया, तो ये पूरी तरह से पर्यटन मंत्रालय के लिए होगा। तीसरी और अहम बात, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कोरोना के बीच में भी जब भी स्टेक होल्डर से बात होती थी और जब भी वेलनेस टूरिज्म बोर्ड की बैठक हुई है, मैं मानता था कि भारत वेलनेस टूरिज्म के लिए पसंदीदा जगह है एशिया महाद्वीप में। लेकिन क्या हमारे पास पोस्ट कोरोना ऐसे वेलनेस सेंटर्स की कैपेसिटी है जहां पर रहने के प्रबंध हों या बाकी चीजें हों? इस बजट में वेलनेस सेंटर्स की जो हजारों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है, ये इतना दूरगामी फैसला होगा भारत के पर्यटन के लिए। और जो रोड मैप तय हुआ है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। आखिरी बात मैं कहूंगा कि हम छोटे डेस्टिनेशन की चर्चा करते हैं देश के भीतर और देश के बाहर। उसमें उस बजट को अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबल मीडिया का बजट है उसमें पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, पिछले वर्ष से ज्यादा वहां पर पैसा दिया है। मुझे लगता है कि सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हमें काम करना पड़ेगा। यही पर्यटन मंत्रालय की का मानना भी था। और जितने भी प्रधानमंत्री जी के जितने भी मैं भाषणों को देखता हूं या उनकी राय को देखता हूं, उसमें मुझे लगता है कि ये ठीक दिशा में दिया गया धन का आवंटन है। ठीक है, मैं अगर आपकी बात का सही अर्थ निकाल रही हूं तो 2026 करोड़ का जो आपको बजट आवंटित हुआ है, आप सेक्टर्स में उसको अच्छी तरह डिवाइड करेंगे, चाहे वो छोटे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों, चाहे वेलनेस सेंटर्स हों, आप ये कह रहे हैं। मेरा सवाल अब इससे निकल कर ये आता है कि आप भी जानते हैं कि कोरोना के चलते सबसे ज्यादा होटल इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है और पर्यटन अब क्योंकि धीरे धीरे वैक्सीन आ गई है, पर्यटन अब बढ़ रहा है, ऐसे में विदेशों में ना जाके लोग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भारत में मौजूद हैं उनकी तरफ रुख करेंगे। तो क्या अब उस इंतजाम को आप बढ़ाएंगे? होटल्स आप ज्यादा लाने जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का होना चाहिए, जैसे आप अगर मैं मसूरी का उदाहरण दूं तो वहां सड़कें जाम लग जाता है, तो क्या अब उस ओर आप अपने इस बजट में से कुछ हिस्सा आवंटित करेंगे और वो प्लानिंग का पार्ट है आपकी?
मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं, जब हम लोग राज्य के पर्यटन मंत्रियों के साथ बैठते हैं, मैंने पिछले 1.5 साल के भीतर 2 बार राज्य के पर्यटन मंत्रियों से संवाद किया है। प्रायोरिटी राज्य सरकार तय करती है, चाहे प्रसाद योजना हो, चाहे स्वदेश दर्शन हो, चाहे आइकॉनिक साइट के डेवलपमेंट की बात हो। तो हमारा मानना यह है कि हम हमेशा राज्य को अलग कर नहीं देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय के बारे में एक निवेदन मेरा आपसे ये है कि मैं पहले दिन से ये बात कहता हूं कि ये स्टेक होल्डर्स का समुच्चय है। भारत सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, राज्य सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, होटलियर हैं, टूर एंड ट्रेवलर्स हैं, गाइड्स हैं, और उसके अलावा जो अनाग्रह सेक्टर में जुड़े हुए जिन रोजगार की हम बात करते हैं वो है। इस बजट में उन अनाग्रह सेक्टर के लोगों को जिनके कोरोना के बीच में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म उनके पास में नहीं था, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना है ताकि उनकी हाउसिंग, उनके हेल्थ, उनके रोजगार की बात की जा सके। मैंने मजदूरों के बीच में भी बरसों काम किया है। मैं जो बात आपकी होटल की है, मैंने तमाम स्टेक होल्डर से जब बात की थी तो इसके पहले जब भी वित्त मंत्री जी के सामने ये मामले आए, चाहे वो मॉनिटरिज्म के मामले हो, वो लगातार उनको वो राहत मिलती रही है। लेकिन जो बात आज वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें तो लगभग 1.5 महीने पहले से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे राज्य में गिना सकता हूं, गोवा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, बल्कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में टूरिस्ट के जाने का फ्लो है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सैचुरेशन अनेक जगह पर है, जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये 2 महीने पहले से सैचुरेशन पर है। छोटे शहर, छोटे होटल, ये 70% सैचुरेशन पर आज से 1-1.5 महीने पहले चले गए। जो समस्या है वो महानगरों में है, और जो यहीं पर जो बड़े होटल्स हैं इनके सामने चुनौती है। तो इसलिए हमें इस पूरे सेक्टर को एक तरह नहीं देखना होगा, हमको उसको डिवाइड कर देखना होगा, तो मुझे लगता है ठीक होगा। मैं प्रहलाद जी आपका ध्यान एक और तरफ दिलवाना चाहती हूँ, और वो शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, टूरिस्ट एक्सपोर्टर। ये वो टूरिस्ट एक्सपोर्टर्स हैं जो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को भारत लेके आते हैं, और SEIS स्कीम के तहत उनको सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। वो लोग, वो इंडस्ट्री बेहद बुरे हाल में है, लगभग बंद होने की कगार पर है, लोग बेरोजगार हो गए। क्या इस ओर आपका ध्यान है, कोई आपकी रणनीति? हाँ, ये विषय सामने आया था और हमने कहा था कि हमने वित्त मंत्री जी के सामने इस मामले को रखा भी है। लेकिन एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब कोरोना के बीच में मैंने पूछा कि वित्त मंत्रालय, हमारे पर्यटन मंत्रालय के पास कितने होटल रजिस्टर है, तो कुल 1400 का रजिस्ट्रेशन हमारे पास था। तो बाद में मैंने कहा कि जब हमें यही नहीं पता कि होटल कितने हैं, कमरे कितने हैं, तो हम उनके बारे में, प्रबंधन के बारे में कैसे करेंगे जब हम कोई प्लान देना चाहते हैं। हमने निधि पोर्टल स्टार्ट किया, आज उस पर 34,000 होटल ने अपने आप को रजिस्टर किया है। साथ में बाद में जब वो संख्या 16,000 पहुंची थी, तब हम लोगों ने साथ ही पोर्टल स्टार्ट किया कि आप होम मिनिस्ट्री की, हेल्थ मिनिस्ट्री की या टूरिज्म मिनिस्ट्री की SOP को अगर मानते हैं तो सेल्फ रेगुलेशन करके अपना सर्टिफिकेशन निकालिए। यही बात टूर एंड ट्रेवलर्स पर लागू होती है। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा, हम पोर्टल स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एक स्थान पर नहीं आएंगे तो आपकी समस्याओं के बारे में कैसे पता होगा। हम अकेले जब बात करते हैं, और इसके लिए कोई सरकारीकरण नहीं है, आपको अपने डिक्लेरेशन के साथ उसमें शामिल होना है, ताकि जैसे अनाग्रह सेक्टर के लोगों के साथ में पोर्टल पर आने के बाद उनके हेल्थ, उनके हाउसिंग या उनकी बेरोजगारी के बारे में विचार हो सकता है, तो टूर एंड ट्रेवलर्स की संख्या हमारे सामने आए, ये भी हम चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उनको भी इस पोर्टल पर आना चाहिए। ठीक है प्रहलाद जी, अब मैं एक और मुद्दे पर आना चाहूंगी। हालांकि वो मुद्दा जो है वो बजट से इतर है, लेकिन क्योंकि सांस्कृतिक धरोहरों की बात हो रही है, आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी देखते हैं। लाल किले पर जो पिछले दिनों हुआ, आप खुद स्वयं वहां पर पहुंचे थे, जिस तरीके से डकैती का मामला रजिस्टर किया गया, कलश उठा कर ले गए, आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप खुद लाल किले पहुंचे थे? नहीं, मैं तो दूसरे दिन ही गया था, और मैंने उस समय पुलिस के जो चीफ थे उनसे कहा था कि भाई मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि स्वाभाविक है कि वो हमारी विरासत है, वो आइकॉनिक साइट में भी है, यूनेस्को की साइट में भी है, हमारी राष्ट्रीय आज़ादी की धरोहर भी है। और जब मैं गया था तो वहाँ जो देखा वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रोसेस की दृष्टि से हमें नुकसान हुआ है। वो 2 कलश जो चोरी गए हैं उसको बाकायदा हमने रिपोर्ट लेकर, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के पास में हमने आवेदन दिया है ताकि FIR हो सके, उस पर कार्रवाई हो रही है। और मैं चाहता हूं
कि इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के जाने की बात पैसों के आधार पर नहीं होती है, उसकी कीमत बेशकीमती चीजें होती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है प्रहलाद जी, क्या कोई जानकारी की पुलिस की जो जांच है वो इन कलश को लेकर स्पेसिफिकली मैं पूछ रही हूं, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस कलश की वैल्यू ये है कि ये उस युग का है जिसको हम आजादी से जोड़ते हैं, जिसको हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानी से जोड़ते हैं। क्या उस पर कोई अपडेट आपके पास कि वो कलश के बारे में कोई पुख्ता जानकारी पुलिस को? देखिए, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप भी देख रहे हैं कि लाल किले की घटनाओं को लेकर पुलिस ने लगातार FIR लिखी है और उस पर जांच चल रही है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उसमें सफल होगी और हमारे प्रोसेस वापस आएंगे और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उस कलश की क्या कीमत आंकी गई है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। जी नहीं, मुझे लगता है कि प्रोसेस की धन से तुलना नहीं होती है, प्रोसेस बेशकीमती होते हैं, ये सबसे अहम बात होती है। बात होती है, अगर पैसे की बात होती है तो उतना पैसा खर्च करके तो सरकार फिर से लगा सकती है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं रहेगा, वो उसका रिप्लेसमेंट होगा, उसकी रिपेलिका होगी, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो सकता। इसलिए प्रोसेस की तो कीमत पैसे के आधार पर नहीं हो सकती है, हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चीजें होती है। इसलिए उसके लिए हमने अपने एक्ट के मुताबिक भी पुलिस को आवेदन में लिखा है कि इस एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। प्रहलाद जी, हम कहते हैं अतुलनीय भारत, और ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर जब इस तरीके से मॉब भीड़, कुछ लड़के गुंबद पे चढ़ जाते हैं, तिरंगे की जगह पे राष्ट्र कोई धार्मिक ध्वज लहरा देते हैं, तो क्या वैश्विक मंच पर, क्योंकि भारत एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विदेशियों के लिए, हमने अपनी छवि को आहत किया है, उसको सुधारने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या कर रही है? देखिए, जो हमारी 19 आइकॉनिक साइट्स हैं, लाल किला उसमें भी है, उसके डेवलपमेंट के बारे में। जब हम नेताजी की 125वीं जयंती मनाने वाले हैं तो अभी उसका डेस्टिनेशन लाल किला ही है, क्योंकि जो INA के बंदी थे उनकी ट्रायल वहां पर हुई थी। हम अगर नेताजी का कोई भी उत्सव मनाते हैं तो वो लाल किले पे मनाते हैं। तो एक लाल किला ऐसी जगह है जहां हमारे राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ स्थान है। उसके लिए हम जितना भी कर सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों मिलकर करते हैं, खाली पर्यटन भर का मंत्रालय हम, और उसके अलावा चाहे होम मिनिस्ट्री हो या IBN मिनिस्ट्री हो, सारे लोग चाहते हैं कि लाल किले का जो वैभव है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके। तो मुझे लगता है कि उसके प्रति तो जो हो सकता है वो सरकार करने के लिए तैयार है, और हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री की आइकॉनिक साइट की स्कीम है, लाल किले का नाम उन 19 धरोहरों में एक आइकॉनिक साइट में लाल किले का नाम भी है। ठीक है प्रहलाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस तरीके की राष्ट्रीय धरोहर है, जैसा कुछ हुआ पिछले 26 जनवरी को, जिस तरीके से अपमान, हमारी गरिमा का को तार-तार किया गया, क्या आपने गृह मंत्रालय से जो जितनी भी ऐसी राष्ट्रीय धरोहर है, जो इस तरीके की इमारतें हैं, आगे उन पर ऐसा कभी कुछ ना हो पाए, उसके लिए कोई कदम उठाने की कोई सिफारिश, कुछ ऐसा किया है आपने? मैं तो सिर्फ इतना ही मानता हूं कि पहली बार किसी धरोहर के साथ ऐसा हुआ है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और इसलिए कठोर कार्रवाई की बात करता हूं। मैं नहीं मानता कि हमें इसको कभी आधार मानना चाहिए, बल्कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का संकल्प सरकार के सामने है। और मैं मानता हूं कि इस पर बहुत, इसलिए मैं उस पर बहुत लंबी चर्चा करना नहीं चाहता। चर्चा हमें करनी चाहिए तो भाई बाकी जो टूरिज्म के बाकी जो सेक्टर्स है, क्योंकि ये चीजें वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे जो नुकसान हुआ है वो नुकसान से मैं समझता हूं न सिर्फ सरकार, न मैं, बल्कि पूरा देश दुखी है। तो मुझसे ज्यादा कड़ी भाषा में सामान्य आदमी की भाषा आपको भी सुनाई पड़ती होगी, और इसलिए ऐसे दुखद प्रसंगों को कि बहुत पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये बात मैं जरूर संकल्प के तौर पर कहता हूं। और उसकी तैयारियों के लिए कभी भी ऐसे स्थानों पर ऐसी परिस्थितियां बनी नहीं है, पहली बार हुआ है जी। और इसलिए मैं मानता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा इस देश के भीतर, ऐसा हम जरूर विश्वास करते हैं। ठीक है, मैं बस एक छोटा सा जवाब और चाहूंगी कि जब आप लाल किले को दोबारा खोलेंगे तो क्या अब एहतियाती कदम, छोटा सा जवाब सर। नहीं, एहतियाती कदम अभी भी उस पर 3 टियर लेयर सुरक्षा के प्रबंध थे, पर जो लाइट वगैरह डैमेज हुई है उसको हम समय के पहले दुरुस्त करेंगे।
ताकि जो भी पर्यटक जाएंगे, क्योंकि ये तो प्रोसेस नहीं थे, ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट था, टिकट काउंटर खत्म हुआ, बाकी चीज़ें जो लाइट वगैरह की खत्म हुई उनको हम बहुत जल्दी ठीक करेंगे। और जो चीज़ें वहाँ पर वैसे बन रही हैं, म्यूजियम बन रहे हैं, हमारे लाइब्रेरीज बन रहे हैं, सरकार ने उस पर पैसा बढ़ाया भी है, उसको हम बहुत समय के भीतर पूरा करेंगे। नेताजी की 125वीं जयंती पर जो कार्यक्रम होंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम लाल किले पर करके हम इस कलम को धोने का काम समाप्त करने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, हमारी शुभकामनाएं भी, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उस पर एक बड़ी संख्या में रोजगार आधारित है। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।